everyone. Myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Pharmacy Department at Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the pharmaceutical organic chemistry first, and the subject code is the BP202T. And this syllabus is mainly include for the B Pharm first year for second semesters. Okay. My topic is that today is the basically for the E1 and E2 reactions and as well as the Sedgwick rules. In previous lecture, we have already discussed the what is the meaning of E1, E2 and their mechanism. So, today we will discuss about the difference between E1 and E2 and what is the Sedgwick rule. और Sedgwick rule का कभी-कभी इसको किसी बुक में जेटसेप रूल भी कहा गया है. तो Sedgwick और जेटसेप का मीनिंग एक ही है. ये एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये एक रूल आया था. इसमें करते क्या हैं अभी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. What is the E1 and E2? आप देखेंगे यहाँ पर E1 and E2. What is the meaning of E? E means elimination reaction. E means elimination reactions. अब आप देखेंगे E for elimination, तो यहाँ पर E1 और E2 का क्या मतलब हो गया. ये उसके टाइप्स के बेसिस में थे. ये जो नंबर डिनोट किए गए हैं 1 और 2, ये उस रिएक्शंस का ऑर्डर्स बताता है, काइनेटिक्स बताता है. मीन्स E1 इलिमिनेशन रिएक्शन है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है. E2 भी इलिमिनेशन रिएक्शन है लेकिन वो कौन सी ऑर्डर काइनेटिक ऑर्डर फॉलो करेगा, वो सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक फॉलो करेगा. अब आप लोगों में माइंड में आ रहा होगा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है. अगर कोई किसी रिएक्शन का रेट किसी पर्टिकुलर एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो हम आप उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर किसी रिएक्शन का रेट दो कंपाउंड के या दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर. अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर. तो ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब यहाँ पर क्या होता है, E1 रिएक्शन जो है वो केवल डिपेंड करती है नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड. नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड्स का कि एल्किल हैलाइड का नेचर कैसा है अभी नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड जल्दी E1 रिएक्शन देगा. क्लियर है. तो E फॉर इलिमिनेशन और E1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. E फॉर इलिमिनेशन, E2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. एक डिफरेंस हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स कैसे है, ये E1 रिएक्शन केवल इस एल्किल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करेगा. लेकिन जो E2 मैकेनिज्म है वो E2 मैकेनिज्म एल्किल हैलाइड के नेचर के साथ साथ जो आप बेस लेंगे उस बेस पे भी डिपेंड करेगा. इसका मतलब चूंकि ये दो पे डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड प्लस बेस, तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ये सिर्फ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक्स का. सेकेंड डिफरेंस क्या है, आप देखिए स्लाइड में E1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है. E1 रिएक्शन 2 यानी ये आपका एक फर्स्ट स्टेप और उसके बाद सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, मीन्स यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. यानी जो रिएक्शन में जो रिएक्शन स्लो होती है वही रिएक्शन उस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को रेट को डिटरमाइन करती है. इसका मतलब जो 2 स्टेप में हो रहा है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप. फर्स्ट रिएक्शन स्लो स्टेप में है और तो अगर हम इस फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, एल्कीन. E2 में क्या है, ये इसमें E2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स लेकिन ये सिंगल स्टेप में हो रही है, इसमें सेकेंड स्टेप आपका अब्सेंट है. एक तो ये स्टेप का डिफरेंस है. सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, इलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ. आप देखिए दोनों में एल्कीन बन रही है और दोनों में ब्रोमीन निकल रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं. यानी ब्रोमीन और हाइड्रोजन दोनों निकल रहे हैं. इसके जगह में कोई दूसरा कंपाउंड अगर ये निकलता और कोई दूसरा आ जाता तो हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिमूवल हो रहा है, इसीलिए रिमूवल होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलिमिनेशन रिएक्शन. क्लियर है. यानी इलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बोलेंगे. सब्स्टिट्यूशन हम तब बोलते हैं जब कोई ये Br निकलता और Br की जगह में कोई दूसरा कंपाउंड आ जाता. यहाँ पर केवल जो है वो रिमूवल हो रहा है, इसीलिए कौन सा रिएक्शन है, ये है आपकी इलिमिनेशन रिएक्शन. E1 रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक काइनेटिक ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है. तो ये डिफरेंस है E1 और E2 में. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
क्या सिमिलरिटी है E1 और E2 में? तो सिमिलरिटी है बोथ E1, सिमिलरिटी की बात चले, यहाँ डिफरेंस की बात नहीं चल रही है, अभी हमें देखने हैं कि E1 और E2 में सिमिलरिटी क्या क्या है। सिमिलरिटी है कि E1 और E2 बोथ रिएक्शन आर द टाइप्स ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, E और E है, इसका मतलब दोनों कौन सी रिएक्शन है, ये इलिमिनेशन रिएक्शन है। बोथ रिएक्शंस आर फेवर इन प्रोटिक सॉल्वेंट, ये भी क्लियर है, यानी वो ये अगर हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, ये रिएक्शन इलिमिनेशन तभी होगी जब आपका एल्किल हैलाइड सेकेंडरी नेचर का हो। मीन्स अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा कि सेकेंडरी नेचर का क्या है। सपोज करें CH3CH2Br, यहाँ पर इलिमिनेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एल्किल हैलाइड कैसा है, इस ब्रोमीन किससे अटैच है, इससे, और ये आपका सिंगल कार्बन एटम से है, और ये आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इलिमिनेशन रिएक्शन की, इलिमिनेशन रिएक्शन कंडीशन होनी चाहिए आपका जो ब्रोमीन हो वो आपका सेकेंडरी ने। अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर आप देखें ये जो एल्किल हैलाइड है इस कार्बन एटम से भी अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से अटैच, इसका मतलब इस कार्बन नेचर कैसा है, टर्शियरी। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड आपके इलिमिनेशन रिएक्शन या E1 E2 रिएक्शन नहीं देंगे, कौन से देंगे, आपका सेकेंडरी या टर्शियरी। तो ये सिमिलरिटी है आपकी थर्ड वन। सेकेंड क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों रिएक्शन का, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, कौन सा, चाहे वो E1 हो या E2 हो, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा जो एल्किल हैलाइड्स के नेचर पे। अब E1 रिएक्शन सिर्फ एल्किल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करेगी, E2 रिएक्शन एल्किल हैलाइड के नेचर के साथ साथ आपका नेचर ऑफ बेस पे डिपेंड। तो इसका मतलब ये आपकी सिमिलरिटी है, दोनों इलिमिनेशन रिएक्शंस है, दोनों एल्किल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड्स करेंगे और दोनों आपके प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे नहीं होंगे। ये सिमिलरिटी है आपका E1 और E2 में। नेक्स्ट क्या डिफरेंस क्या है E1 और E2 में, जैसे आपने रिएक्शन में देखा होगा E1 टू स्टेप रिएक्शन, E2 सिंगल स्टेप। E1 फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली फॉर द एल्किल हैलाइड Rx पे। आप यहां पर देखें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स एल्किल हैलाइड एज पे द बेस, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है E2 और E1 आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। E1 में सिंगल एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें दोनों रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेस एज वेल एज द एल्किल हैलाइड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब आप देखते होंगे जो E1 रिएक्शन में कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है, E2 रिएक्शंस में कार्बोकैटायंस के फॉर्मेशन नहीं होते हैं। अब आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि कार्बोकैटायंस तब बनेंगे। अब आप ये कहेंगे कि E2 रिएक्शन में कार्बोकैटायंस क्यों नहीं बनता, क्योंकि E2 रिएक्शन जो है उसमें जो दोनों स्टेप हैं इतने फास्ट होते हैं, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। E1 रिएक्शन में पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा तब सेकंड स्टेप होगा, इसीलिए E1 में कार्बोकैटायंस बनते हैं और E2 में जो है वो कार्बोकैटायंस नहीं बनते। ये आपका बेसिक डिफरेंस है E1 और E2 का। अब क्वेश्चन उठे कार्बोकैटायंस क्यों नहीं बनते, क्योंकि रिएक्शन इतनी फास्ट होती है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज होती है उसको यहाँ पर हम सेकंड स्टेप ना बोल करके फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं कार्बोकैटायंस और उनका क्या नेचर है। तो ये डिफरेंस था आपका E1 और E2 में। अब आप देखें कि जो E1 रिएक्शन है वो E1 रिएक्शन जो है उसके लिए हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि E1 हमारा सिर्फ डिपेंड कर रहा है एल्किल हैलाइड पे, लेकिन E2 रिएक्शन बेस एज वेल एज एल्किल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसके लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि अगर दो रिएक्शन दी हुई हो, दोनों में आप देख रहे हो कि एल्कीन्स बन रहे हैं, ये कैसे पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन है आपकी E1 है और कौन सी E2 है। तो अगर आप पहले देखें, अगर एक स्टेप में हो रही है तो इसका मतलब कि अगर सिंगल स्टेप में हो रही है तो इसका मतलब कि रिएक्शन है E2, दो स्टेप में हो रहे तो E1, और दूसरा उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस पे हो रही है इसका मतलब वो रिएक्शन आपकी कौन सी है, वो है आपका E2। अब इसमें आप लास्ट पॉइंट देखें, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है लास्ट पॉइंट। ये आप देखें जो E1 है ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्स में है और जो E2 है
वो काइनेटिक कंट्रोल में है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्स एंड द काइनेटिक कंट्रोल। अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट और क्या होते हैं काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। आप देखें यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और वो दो प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब आप देखें ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक क्या है, ये होता है जैसे आपने रिएक्शन स्टार्ट किया वो कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्शन के लिए उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर सुन लीजिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर रिएक्शंस आर नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप इस ग्राफ में देखें, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है और ये एक्स एक्सिस में आपने क्या ले रखा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस में आपने क्या ले रखा है, एनर्जी। अगर आप इन दोनों का ग्राफ देखें, जो ये रेड कलर का प्रोडक्ट है, रेड कलर का प्रोडक्ट आपका बी है, और जो आपका ये ब्लू कलर का प्रोडक्ट है ये है आपका प्रोडक्ट ए। अब जब इसमें ग्राफ में देखते हैं तब आप देखें जो प्रोडक्ट ए है, आप देखें जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट ये ए है और एक प्रोडक्ट आपका ये बी है। जब आप ये ब्लू लाइन वाला देखें, इस वाले प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ए को, आप देखें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी और इस वाले ग्राफ से एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है, यानी प्रोडक्ट ए के एक्टिवेशन एनर्जी कम है, प्रोडक्ट बी की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट ए की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट ए जल्दी बन जाएगा, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो प्रोडक्ट आपका जल्दी बनेगा, लेकिन जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए आप देखें जो ए प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट जो बी है उस प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। क्लियर है, आपको एनर्जी देखना है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट लेट में बनेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दो वर्ड आएंगे, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मीन्स वो प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी बन जा रहा है। जल्दी क्यों बन जा रहा है, क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसीलिए प्रोडक्ट ए आपका काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बी आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, यानी कुछ चीज़ों आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कब आपका काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बने और कब आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट बने। अगर हम एनर्जी को बहुत जल्दी रिएक्शन करा दें, इक्विलिब्रियम को उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी आप रिएक्शन के टाइम को डिक्रीज कर दें। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर को कम रखते हैं तो उस समय टेम्परेचर कम रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी, तो इसका मतलब उस समय सिर्फ आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ना कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। मीन्स ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपको थर्मोडायनेमिक बने या काइनेटिक कंट्रोल बने। तो जो E1 रिएक्शन है, E1 इज द काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, E2 इज द उसका प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। तो क्या होता है काइनेटिक कंट्रोल और क्या होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, ये आपको इस ग्राफ से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है प्रोडक्ट जल्दी बन गया, काइनेटिक कंट्रोल। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट लेट बनेगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। नेक्स्ट वन है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल या जेट-सेफ रूल मेनली क्या होता है, आपने देखो जो इलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन मोस्टली या तो एल्कोहल से होता है या तो एल्किल हैलाइड्स में। इलिमिनेशन रिएक्शन या तो एल्कोहल्स में होंगे या तो एल्किल हैलाइड्स में होंगे। यहाँ पर अभी आप एक नेक्स्ट कुछ इसमें एक नोट करके आपके एक लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इलिमिनेशन रिएक्शन आपके एमीन में भी होंगे, लेकिन जो एमीन का जो इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा वहाँ उसको हम लोग बोलेंगे हाफ माइनन प्रोडक्ट। तो वहाँ पर कुछ अलग रूल्स लगेंगे, उसको हम लेटर लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है सेट-जेफ रूल। तो जब आप सेट-जेफ रूल देखें, इसने कुछ एक क्राइटेरिया दिया है, ये रेजियो सिलेक्टिव होता है। अब एक वर्ड आया है यहाँ पर, दो वर्ड आपने पढ़ा होगा, स्टीरियो सिलेक्टिव और रेजियो सिलेक्टिव।
स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सिस या ट्रांस बनता है, ये बताना है। और रेजियो सिलेक्टिव का मतलब है कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, अब इसका मतलब हमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्यों बनेगा, इसका रीजन। तो इसको देने के लिए एक सेटजेफ रूल दिया गया था, उसी को हम डिस्कस करते हैं और रीजन देखेंगे कैसे क्या कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट बना। अब आप देखें, अब आप ये कहेंगे कि एल्कोहल में क्या होता है। एल्कोहल के जो इलिमिनेशन रिएक्शन है उसको इसलिए हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एल्कोहल में क्या निकलेगा, एल्कोहल को आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को निकालना है। तो हम आपको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वो है आपकी एक इलिमिनेशन रिएक्शन। और सेकेंड रिएक्शन क्या होती है आपका एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड की इलिमिनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आपने देखा होगा कि डिहाइड्रोहेलोजेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे। ये हमने E1 और E2 जो भी आप प्रीवियस आपने देखा होगा प्रीवियस स्लाइड में, वो कौन सी रिएक्शन था, वो थी आपकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्यों, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपका इलिमिनेट हो रहे थे, इसलिए उसका नाम क्या था, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है कि इलिमिनेशन रिएक्शन होगी कहां पर, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी या तो आपका एल्कोहल में, या तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगी कहां पर आपका एल्किल हैलाइड में। और एल्किल हैलाइड को भी प्राइमरी नहीं होना चाहिए, या तो सेकेंडरी होनी चाहिए या तो टर्शियरी होनी चाहिए। अब आप इसमें देखें, ये हमारा एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल भी आपका प्राइमरी जो है, ये एल्कोहल नहीं है। आप देखें 2-ब्यूटेनॉल में ये एल्कोहल कैसा है। अगर हम 2-ब्यूटेनॉल को देखते हैं तो ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये OH ग्रुप आप अगर देखें तो ये इस कार्बन से अटैच्ड है, और इस कार्बन से अटैच है मतलब कि ये OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी नेचर का है, वही जैसे आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था। अब जब इस OH को हम H2SO4 के प्रेजेंस में, और ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2SO4, तो अब होगा क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब H2O निकलेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो जब H2O निकलेगा तो इसका मतलब एक H ये है, एक H यहां से ले लेगा नीचे रिएक्शन से, और एक ऑक्सीजन इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट। इसका मतलब क्या रिमूव होगा, H2O। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, यानी दो एल्कीन बनेगी। एक बनेगी आपका ब्यूटीन 2 और एक बनेगा ब्यूटीन 1। अब आप इसमें देखें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में कोई उसका कोई कार्बन हाइड्रोजन के कोई जितने दोनों में इक्वल है। फर्क कहां पर है, फर्क है डबल बॉन्ड के पोजीशन पे। इसलिए मैंने क्या कहा था कि सेटजेफ रूल और जेट्स रूल जो है ये रेजियो सिलेक्टिविटी बताएंगे कि किस पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड जाएगा। पर यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करने की है, ये सिस और ट्रांस नहीं बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सिस बनेगा या प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। ये केवल रेजियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बताएगा कि आपका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन पार्ट एल्कीन फर्स्ट पोजीशन पर अटैच होगी या एल्कीन सेकेंड पोजीशन पे। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल्स और 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अब आप इसमें जरा एल्कोहल का नेचर देखें। एल्कोहल का अगर हम नेचर देखते हैं तो जब आप, ये पहला एल्कोहल क्या है, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल। दोनों में हम आप क्या ले रहे हैं, H2SO4, ये सिमिलरिटी है। टेम्परेचर आप देखें, धीरे धीरे करके टेम्परेचर जो है वो कम होता चला गया, यानी प्राइमरी एल्कोहल को आपके लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट हुई, सेकेंडरी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टर्शियरी के लिए 85 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जैसे जैसे आप एल्कोहल का नेचर चेंज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे वैसे आपको ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती जाती है। एक डिफरेंस ये है। और अब आप देखें टर्शियरी एल्कोहल में तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसमें दो तरीके के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, या तो प्रोडक्ट 1 या तो प्रोडक्ट 2, यानी या तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा या तो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगेगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसा क्यों, तो सेटजेफ रूल ये कहता है कि जो प्राइमरी एल्कोहल रिक्वायर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कंडीशन, यानी उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, कि जो एल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन की वो उसका जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी नेचर की डिपेंड करती है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, सेटजेफ रूल ये कह रहा है कि हमारा डबल बॉन्ड उस पोजीशन पे जाएगा जहां पर उस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे।
फिर ध्यान सुनिएगा, डबल बॉन्ड उस पोजीशन पे जाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। अगर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड जा रहा है तो उसके पास सब्स्टिट्यूशन किधर है, सिर्फ इस साइड पे। लेकिन अगर आप ब्यूटीन 2 प्रोडक्ट बन रहा है तो आप देखें इधर भी सब्स्टिट्यूशन है और इधर। इसका मतलब सेट-जेफ रूल ये कहता है कि हमारा प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर बनता है जहां पर एल्कीन पे सबसे ज़्यादा जो है सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। क्लियर है? ये कौन सा रूल है? ये रूल है सेट-जेफ रूल। अब कितने परसेंट बन रहा है ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस प्रोडक्ट का रेशियो जो है वो चेंज होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, 80% ब्यूटीन 2 बनता है और 20% अप्रॉक्सीमेट ब्यूटीन 1 बनते हैं। मैकेनिज्म्स क्या है इनकी? अगर आप इनका मैकेनिज्म देखें इनका, तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में एक H+ आयन रिमूव होगा। सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी ये 3 स्टेप्स में रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली आपका क्या बन जाता है, आपका एल्कीन। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को कंसीडर करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहलिक ऑक्सीजन, यानी एल्कोहल ऑक्सीजन रिमूव होगा। सेकेंड स्टेप में लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप होगा, यानी एक ग्रुप लीव करेगा। और थर्ड स्टेप में जो बेस है, जो आप H2SO4 ले रहे हैं, वहाँ का एक प्रोटॉन आएगा और उस रिएक्शन से आपका प्रोटॉन को बेस को निकालेगा। ये इसका आपका मैकेनिज्म है। आपको पहले बता दिया गया कि रेजियो सेलेक्टिव की क्या मतलब है। रेजियो सेलेक्टिव मीन की पोजीशन को डिटरमाइन करना कि किस पोजीशन पर आपका डबल बॉन्ड जाएगा, उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, यानी रेजियो मीन्स किस रीजन पे, यानी आप ये वर्ड कहाँ से आया है, किस रीजन पे आपका डबल बॉन्ड जाएगा उसको बोलते हैं आपका रेजियो सिलेक्टिव, या किस पोजीशन पर आपका ये ग्रुप। अब आप देखें यहाँ पे 2 आयोडोप्रोपीन्स हैं और ये क्या है, 1 आयोडोप्रोपीन। तो आयोडीन किस पोजीशन पे लगेगी, इसको जो डिटरमाइन करते हैं उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ये स्टीरियो सिलेक्टिविटी नहीं है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट सिस बनेगा या प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सिस और ट्रांस की कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेजियो सिलेक्टिविटी की। अब आप इस लेक्चर की समरी में क्या देखते हैं, जो सेट-जेफ रूल है, सेट-जेफ रूल ये कह रहा है कि हमारा वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, डबल बॉन्ड उस पोजीशन पर जाएगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर आप ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2 को कंपेयर करें तो ब्यूटीन 2 मेजर प्रोडक्ट है एज पर एट सेट-जेफ रूल, क्योंकि ब्यूटीन 2 पर जो है वो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट है। एक इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब कहाँ पर है, एक्सेप्शन इसका दिया हुआ है हॉफमैनन एलिमिनेशन पे। अब आप जब हॉफमैनन एलिमिनेशन, मैंने पहले कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पर होगी, एल्कोहल पे या एल्किल हैलाइड पे। और ये थर्ड जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये कहाँ पर है, ये है आपके एमीन पे। तो जो एमीन की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस प्रोडक्ट को, इसके प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा वहाँ पर सेट-जेफ रूल न लग करके यहाँ पर लगेगा हॉफमैनन रूल। और हॉफमैनन रूल ये कह रहा है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और वो प्रोडक्ट कम बनेगा जिस पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। ये एकदम अपोजिट है किसका, सेट-जेफ रूल का। अब आप यहाँ पर आए, लेकिन याद रखिएगा सेट-जेफ रूल एल्कोहल के लिए है, हॉफमैनन एलिमिनेशन रूल आपका एमीन के लिए है। एमीन में को जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो आप देखिए 2 प्रोडक्ट बन रहा है। एक ये आपका क्या बन रहा है, 5% आपका जेटसेप प्रोडक्ट बन रहा है, यानी सेकेंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आया है, और 95% आपका हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ये यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर ये सेट-जेफ होता तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनता, ये प्रोडक्ट कम बनता, लेकिन चूंकि ये हॉफमैनन है तो इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन अपोजिट हो गई। अब क्वेश्चन राइज उठेगा, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट है, हॉफमैनन या सेट-जेफ। तो अगर एमीन का एलिमिनेशन हो रहा है तो हॉफमैनन एलिमिनेशन का रूल लगेंगे। अगर एल्कोहल में एलिमिनेशन रिएक्शन लगा रहे हैं आप तो सेट-जेफ रूल लगेंगे। क्लियर है? तो सेट-जेफ में वहाँ पर वो प्रोडक्ट मेजर होगा जहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और हॉफमैनन में वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा जहाँ पर कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता। मीन्स आफ्टर स्टडी दिस लेक्चर we hope that all of you know that what is the meaning of E1, E2, E1 और E2 में क्या डिफरेंस है। E1 रिएक्शन को E1 क्यों बोले, E2 क्यों बोले। इसके बाद आपको ये डिफरेंस हो गया कि सेट-जेफ प्रोडक्ट और हॉफमैनन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सेट-जेफ प्रोडक्ट किस कंडीशन में लगेंगे, हॉफमैनन प्रोडक्ट किस कंडीशन में लगेंगे। सेट-जेफ प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट क्या है
और हाफ मैनन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। यानी अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इन 2 लेक्चर के बाद कि इलिमिनेशन रिएक्शन को प्रॉपर कितने स्टेप्स में हो रही है, कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, शेडजेप प्रोडक्ट और हाफ मैनन प्रोडक्ट को में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, किस स्टेप में हो रही है, क्या डिफरेंस है रेजियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में। जब अभी आप नेक्स्ट एल्कीन कंडीशन में जब हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप एल्कीन में देखेंगे वहाँ पर प्रोडक्ट सिस या ट्रांस बनेगा, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिस ट्रांस पे कंसीडर ना करके हम प्रोडक्ट देख रहे थे कि आपका प्रोडक्ट में जो किस पोजीशन पे आपका अटैच्ड हो रहा है। अगर आयोडीन आपकी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो रहा है या सेकंड पे, या जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच हो रहा है या सेकंड पोजीशन पे। यानी रेजियो सेलेक्टिविटी मीन्स टू फाइंड आउट द रीजन, यानी किस रीजन पे आपका डबल बॉन्ड या किस रीजन पर आपका आयोडीन या कोई अदर सब्सटेंट अटैच होकर के मेजर या माइनर प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है। और इन दोनों प्रोडक्ट को डिसाइड करने के लिए 2 रूल्स आए थे, शेडजेप और जेटसेप का मीनिंग एक ही है और हाफ मैनन की मीनिंग अलग है। शेडजेप और जेटसेप केवल एल्कोहल के केस में लगेगा, लेकिन जो हाफ मैनन है वो हाफ मैनन जो है वो आपका लगेगा किस में, आपका एमीन में। तो ये थे आपके दोनों के डिफरेंस। थैंक यू सो मच।